करें, इस बजट में कुछ प्लस भी हैं, कुछ माइनस भी बातें हैं। प्लस जो हैं, वो जो ईपीएफओ के साथ जो लिंक किया है कि जो फर्स्ट टाइम जो रोज़गार जिसको प्राप्ति होती है उसको 15,000 रुपये का वित्तीय सहायता मिलेगी। उसकी ABC श्रृंखला बना रखी है, तो उसकी फाइनल डिटेल्स तो नहीं पता है, पर लेकिन हर जो एक फ्रेश एम्प्लॉय जो ज्वाइन करता है उसको एक 15,000 रुपये का डायरेक्ट बेनिफिट देने की जो बात करी है वो सराहनीय है। थोड़ी इनोवेशन तो दिखाई है कि ईपीएफओ को भी ज्वाइन किया है इसमें। और फिर एक इंटर्नशिप की बात करी है कि जो कॉर्पोरेट सेक्टर में भी जो एम्प्लॉयज़ आते हैं, जो उनको इंटर्नशिप या ट्रेनिंग करवानी है, वो CSR फंड से आप उसका पैसा वितरण कर सकते हैं। तो वो भी एक अच्छा कदम है। पर लेकिन जो एक चीज़ जो मेरे को समझ नहीं आती है कि इन्होंने आज जो, अगर ये आप देखेंगे शेयर मार्केट में, स्वाभाविक मैंने देखी नहीं पर गिरनी चाहिए, क्योंकि जो उन्होंने शेयर मार्केट में जो कैपिटल गेन की जो परिभाषा है उसको भी चेंज किया, और उसमें टैक्स का जो पहले शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे 15% लगता था उसको 20% कर दिया, और जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है उसको भी इन्होंने बढ़ा के 10% से 12.5% कर दिया। ठीक है, उन्होंने एक राहत दी कि पहले एक 1 लाख तक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो था वो एग्जाम्प्ट होता था, अब उसको 2.25 लाख रुपए तक कर दिया। पर 2.25 लाख की बात करें तो 12,500 रुपये एक हाथ से लिया, पर उससे कई गुना उससे ज़्यादा ले लिया। तो इसलिए शेयर मार्केट जो है इसको बड़ा काइंडली नहीं लेगी इस चीज़ को। और अगर जो हम बात करें इंडिविजुअल की टैक्सेशन की बात करें, तो एक आम सैलरीड या कोई टैक्स पेयर कोई भी हो तो उससे कोई ना कुछ कुछ तो राहत मिली है, क्योंकि पहले 2.5 लाख की जो लिमिट थी उसको 3 लाख कर दिया गया है। फिर 3 लाख से जो ऊपर 7 लाख तक है वहाँ 5% है, 7 लाख से 10 लाख है वो 10% किया है। ऐसे करते करते उन्होंने हर वर्ग को कुछ ना कुछ देने की कोशिश करी है कि जो हाई टैक्स पेयर में है, जिसकी आय जो है 15 लाख से ऊपर है, तो उसको 17,500 रुपया जो उन्होंने कोट किया है, हालांकि इसको कैलकुलेट करने की बात कर है अभी, पर 17,500 रुपये का उसको डायरेक्ट बेनिफिट मिल सकता है। जो निराशाजनक बात जो डायरेक्ट टैक्सेस में है वो यह है कि उन्होंने स्टैंडर्ड डिडक्शन जो एक्सपेक्टेड थी कि वो बढ़ाएंगे 50 से 1 लाख तक, वो 50 से 75,000 की करी है। तो ज़्यादा रियल सेंस ऑफ टर्म्स में बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिला, क्योंकि ये डिडक्शन बहुत कम अमाउंट की है और इसको बढ़ाना चाहिए था। हाउस लोन के ऊपर जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो 2 लाख रुपया की जो आपकी छूट मिलती थी इंटरेस्ट की, वो उसको सीमा को कोई चेंज नहीं किया गया, और ये पिछले 4-5 साल से वही 2 लाख की सीमा है। तो एक अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए कोई भी आप अगर ये लोन ले हो 50-60 लाख रुपए से आजकल घर नहीं मिलता, इतना लोन लेना पड़ता है। अगर 8% या 9% भी ले तो 4.5-5 लाख रुपए तो साल का उसको ब्याज देना पड़ता है। अगर ये सिर्फ 2 लाख की राहत मिलनी है तो उसको कोई बहुत बड़ा इसमें बेनिफिट नज़र नहीं आता कि वो नया घर खरीदे। तो वहाँ पे एक माइनस पॉइंट है। और एक अगर जो हम बात करें कि थोड़ा जिस माइक्रो लेवल पे बात करें, मैक्रो लेवल पे, तो जैसे इकोनॉमिक सर्वे भी हमारा आया, कल आया था 2024 का, तो उसमें एक पॉजिटिव एस्पेक्ट ही समझ लो उसको कह सकते हैं कि चाइना की तरफ भी रुख जो है इंडिया करने जा रही है कि सप्लाई चेन, और अगर जो हमने एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देना है तो चाइना के साथ हमारे को फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी उनकी अट्रैक्ट करना चाहते हैं, जो कि आज तक जो हम उनको एक प्रोत्साहन नहीं देते कि चाइनीज़ कंपनी यहाँ पे आई। आपने देखा ही होगा पहले कई चाइनीज़ कंपनियों के ऊपर, या उनकी चाहे वेबसाइट्स भी थी या एप्लीकेशंस भी थी, उनके ऊपर लगाम ही कसी थी। तो अब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की वहाँ से भी बात कर रहे हैं। तो उससे हो सकता है कि हमारी जो ग्रोथ जो है अभी हमने टारगेट करी है 6.5 से लेकर 7%, जो कि कम है। हमें अगर ये ट्रिलियन को डॉलर कमेटी 5 ट्रिलियन इकॉनमी बनाना है तो हमें डबल डिजिट ग्रोथ के ऊपर जाना पड़ेगा, भी होना पड़ेगा, और हर क्षेत्र के, हर विश्व के हर कोने से हमारे को इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करनी है। वित्त मंत्री ने भी कहा और इकोनॉमिक सर्वे ने भी कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसकी अनसर्टेनिटी है कि हमारी कितनी जॉब्स वो ले जाएंगी। तो एक उसके ऊपर बड़ा बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि AI जो है वो कहाँ तक हमारी जॉब्स को खा जाएगा। तो वो चीज़ इसमें इन्होंने दर्शाई ज़रूर है, पर लेकिन क्या कदम उठाए हैं उसके अभी बजट स्पीच दिख नहीं रहा कि किस तरह से वो जॉब जनरेट करेंगे, बिकॉज अनएम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ा इशू है इस देश में। तो उसको अभी ठीक है उन्होंने EPFO और ये इंटर्नशिप वाली स्कीम्स लाए हैं, पर लेकिन कोई गवर्नमेंट जॉब या कोई स्थायी जॉब, क्योंकि इंटर्नशिप भी कितने साल की होगी, 2 साल की, 3 साल की होगी, वो भी अग्निवीर की तरह ही है, 4 साल की बात है। तो परमानेंट जॉब्स के बारे में
कहीं पे भी सोच नहीं है सरकार की इस टाइम। तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा नेगेटिव एस्पेक्ट जो मैं समझता हूँ कि वहाँ पे कैसे जॉब जनरेट करने हैं उसके बारे में साइलेंट है ये बजट। छोटे दुकानदारों की बात करें तो छोटे दुकानदारों की छोटे दुकानदार जो हैं उनके लिए तो देखिए एक अब ये छवि ऐसी बन गई हुई है कुछ, और मेरे ख्याल पॉलिटिकल कंपल्शंस हैं शायद बीजेपी गवर्नमेंट की, वो पार्टी ऑफ करोड़पति या क्या अरबपतियों की पार्टी मानी जाती है अब। तो छोटे व्यापारियों के बारे में उनका कोई बहुत बड़ी, मेरे ख्याल उनका पॉलिटिकल बेस ही उन्होंने चेंज कर दिया है अपने, वो छोटे व्यापारी के बारे में या छोटे मध्य वर्ग के बारे में कुछ ज़्यादा सोचते भी नहीं हैं। अर्थव्यवस्था की दृष्टि से अगर इस बजट को देखा जाए तो इससे कितनी मजबूती मिल पाएगी आने वाले समय में अर्थव्यवस्था को? अर्थव्यवस्था की बात करें, जैसे हम बात कर रहे हैं कि वर्ल्ड में भी बहुत चुनौतियां हैं, डोमेस्टिक लेवल पे भी बहुत चुनौतियां हैं, फिर भी इंडिया इज़ ग्रोइंग, अच्छा उनका परफॉर्मेंस रहती है। पर लेकिन साथ में जो जुड़ी हुई बातें हैं कि डिस्पैरिटी ऑफ इनकम बढ़ती जा रही है, जो कि एक चिंता का विषय है कि यहाँ पे जो रिच है वो ज़्यादा रिच हो जा रहा है और जो पुअर है उसके लिए तो फिर भी स्कीम्स आती है, पर लेकिन जो मध्य वर्ग है उसके लिए ना स्कीम्स होती है ना उसके पास अपॉर्चुनिटी है। तो एमएसएमई सेक्टर एक बहुत बड़ा सेक्टर है जिसके लिए, जहाँ से एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, और एमएसएमई ही आपको जीडीपी में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ दे सकता है, तो उसको प्रोत्साहन करना बड़ा आवश्यक है। और एग्रीकल्चर हमारे जो है ऑलमोस्ट अभी मान के चले तो काफ़ी हद तक मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है। एग्रीकल्चर को हर साल हम कोई ना कोई सब्सिडी देते हैं, चाहे वाटर की सब्सिडी देते हैं, चाहे बिजली बिल माफ़ करते हैं, चाहे फर्टिलाइज़र पे देते हैं, चाहे मिनिमम सपोर्ट प्राइस देते हैं, चाहे टैक्स की एग्जाम्पशंस देते हैं, हर तरह की उनको सुविधाएं देते हैं, पर फिर भी एग्रीकल्चर में ग्रोथ जो एक्सपेक्टेड है वो ग्रोथ नहीं होती है। पहले ये कहते हैं कि हम किसान की आय दुगना करेंगे, आय दुगना तो हुई नहीं कोई भी। तो उसके बारे में भी हमें विचार करना है कि किस तरह से सेंटर और स्टेट का समन्वय बने आपस में, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ पे हमें दोनों गवर्नमेंट को, फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है तो स्टेट और सेंटर को, दोनों को एक टेंडम में काम करेंगे तो शायद एग्रीकल्चर में ग्रोथ आ सकती है। और यूथ को एक रेम्यूनरेटरी प्राइस मिलेगा तो वो एक एग्रीकल्चर को हमने फैशनेबल जिस दिन बना देंगे तो लोग जो है एग्रीकल्चर की तरफ जाएंगे। अदर